आज का हमारा टॉपिक है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस क्या होता है? एंडोकार्डाइटिस यानी एंडोकार्डियम का इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम में मेनली आता क्या है? आपके जितने भी वैम्स आते हैं वो सारे एंडोकार्डियम में आते हैं। इन्फेक्टिव मतलब किसी भी इन्फेक्शन की वजह से इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अभी हमने पीछे पढ़ा था रूमेटिक हार्ट डिजीज, जिसमें जो एंडोकार्डाइटिस हो रहा था वो इन्फेक्शन की वजह से नहीं हो रहा था, जो सोर थ्रोट था वो इन्फेक्शन की वजह से हो रहा था। लेकिन यहाँ पे एंडोकार्डाइटिस का मेन रीजन इन्फेक्शन होगा, इसलिए इसको कहते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस या फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ वैम्स। अब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता क्यों है? तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के सेवरल प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स जिसकी वजह से इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका रूमेटिक हार्ट डिजीज। अगर रूमेटिक हार्ट डिजीज की हिस्ट्री है तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। दूसरी चीज़ है आपकी प्रोस्थेटिक या आर्टिफिशियल वैम्स, क्योंकि जो आर्टिफिशियल वैम्स होते हैं वो उनमें हाई चांस ऑफ कंटेमिनेशन होता है, जिसकी वजह से इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। तो ये मेनली दो प्री डिस्पोजिंग कंडीशन है। रूमेटिक हार्ट डिजीज द मोस्ट कॉमन एंड दूसरी है आर्टिफिशियल वैम। अब एंडोकार्डाइटिस होता क्यों है? एंडोकार्डाइटिस होता क्यों है? एंडोकार्डाइटिस कैन बी सीन, एंडोकार्डाइटिस हो सकता है किस किस कंडीशन में? या तो रप्चर होगा एंडोथीलियम का, जो हार्ट की एंडोथीलियम है उसका रप्चर होगा, रप्चर ऑफ एंडोथीलियम। दूसरा सेप्टिसीमिया के केस में, सेप्टिसीमिया। और तीसरा होता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स। इन तीन केसेस में एंडोकार्डाइटिस देखा जा सकता है। किस किस केस में? रप्चर ऑफ एंडोथीलियम, सेप्टिसीमिया और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। एंडोकार्डाइटिस आपका जो होता है वो मेनली 4 टाइप से देखा जा सकता है। एंडोकार्डाइटिस आपको 4 टाइप से देखा जा सकता है। पहला है एक्यूट, एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, मतलब पहले कोई भी कंडीशन नहीं थी लेकिन सबसे पहले आपको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस ही दिखा। जैसे कुछ हाईली विरुलेंट बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि स्टैफ ऑरियस, इनमें पहले से कोई डैमेज नहीं होता है वैम्प में, सीधे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होती है। तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं एक्यूट एंडोकार्डाइटिस, जो होता है स्टैफ ऑरियस की वजह से। दूसरा सब एक्यूट, सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस, मतलब पहले से कोई बीमारी थी, कोई दिक्कत थी, उसके बाद एंडोकार्डाइटिस हुआ है। जैसे आपका होता है रूमेटिक हार्ट डिजीज के केस में, रूमेटिक हार्ट डिजीज। और जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो मेनली कौन सा होता है? स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। तो एक हो गया एक्यूट, एक हो गया सब एक्यूट। तीसरा आपका होता है प्रोस्थेटिक वैम्स या आर्टिफिशियल, जो आप बाहर से सर्जरी के टाइम पे प्रोस्थेटिक वैम्स, प्रोस्थेटिक वैम्स। इनमें क्या होता है? कंटेमिनेशन का चांस ज़्यादा होता है, और जो कंटेमिनेटिंग बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है? स्टैफ एपिडर्माइडिस, स्टैफ एपिडर्माइडिस। ये आपका प्रोस्थेटिक वैम्स में मेनली जो इन्फेक्शन कॉज करता है वो ये होता है, स्टैफ एपिडर्माइडिस। चौथा होता है आईवी ड्रग अब्यूजर्स के केस में, आईवी ड्रग अब्यूजर्स। अब आईवी अगर ड्रग अब्यूजर्स हैं तो आसानी से एक से दूसरे बंदे के अंदर इन्फेक्शन जा सकता है, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस मिलेगा। और यहाँ पे जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो भी स्टैफ ऑरियस है। आपने मेनली 4 कंडीशन पढ़ी, एक्यूट, सब एक्यूट, प्रोस्थेटिक वॉर्म और आईवी ड्रग अब्यूजर्स। एक्यूट का कॉज है स्टैफ ऑरियस, सब एक्यूट का स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, प्रोस्थेटिक का स्टैफ एपिडर्माइडिस और आईवी ड्रग अब्यूजर्स में स्टैफ ऑरियस। ये मेनली हो गए। एक और कंडीशन होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी जो कोलन का कैंसर होता है, कोलन कैंसर। यहाँ पे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है स्ट्रेप्टोकोकस बोआइस। अगर आपको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में स्ट्रेप्टोकोकस बोआइस का इन्फेक्शन मिल रहा है तो आपको जरूर चेक करना चाहिए अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए, क्योंकि अगर आपको इसका इन्फेक्शन मिलेगा बोआइस का, यानी कि अल्सरेटिव कोलाइटिस होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, यानी कि आपको उसके लिए भी रूल आउट करना पड़ेगा। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जिनको कहते हैं हेसेक बैक्टीरिया, HACE ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इनकी कुछ खास बात है। खास बात क्या है? सबसे पहले इनका जो ब्लड कल्चर होता है, ब्लड कल्चर वो निगेटिव होता है। इनका जो ब्लड कल्चर रिपोर्ट होती है वो निगेटिव होती है। इसके साथ साथ जब इनका इन्फेक्शन होता है तो हाई ग्रेड फीवर मिलता है, हाई ग्रेड फीवर। साथ में डायनेमिक चेंजिंग मर्मर, डायनेमिक चेंजिंग मर्मर सुनाई देती है आपको। इसके साथ साथ होता है वेट लॉस। ये तो आपकी कंडीशन हो गई जो इसके इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है।
अब इन्फेक्शन के बाद जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं या इम्यूनिटी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो होती हैं क्या? सबसे पहले आपको 3 चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। पहली मिलेगी आपको रेटिनल हेमरेज, रेटिनल हेमरेज। दूसरी आपको मिलेगी पेनफुल लीजन्स, पेनफुल लीजन्स। तीसरी आपको मिलेगी पेनलेस लीजन्स, पेनलेस लीजन्स। जो आपका रेटिनल हेमरेज होता है इसको हम कहते हैं रॉट स्पॉट, रॉट स्पॉट्स। जो पेनफुल लीजन्स होते हैं आपके मेनली होते हैं पाम और सोर्म्स में, पाम और सोर्म, जिनको हम कहते हैं ऑस्नस नोड्स, ऑस्नस नोड्स। और जो आपके पेनलेस लीजन होते हैं इनको हम कहते हैं जेनवे लीजन, जेनवे लीजन्स। ये तीनों है इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड। बाकी जितने भी अभी आपने पढ़े थे ये सारे, ये जितने भी आपने पढ़े थे फीचर्स, ये इस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से हो रहे थे, लेकिन ये तीनों इम्यून मीडिएटेड है, यानी इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसकी वजह से हो रहे थे। अब हम फटाफट से डायग्नोसिस क्राइटेरिया देख लेते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को हम लोग ड्यूक्स क्राइटेरिया से डायग्नोस करते हैं, ड्यूक्स क्राइटेरिया। ड्यूक्स क्राइटेरिया क्या इन्वॉल्व करता है? सबसे पहले ब्लड कल्चर पॉजिटिव आनी चाहिए, पॉजिटिव एटलीस्ट टू। दूसरा इकोकार्डियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी में आपको वैम्प की डैमेज की फाइंडिंग दिखनी चाहिए, वैम्प डैमेज दिखना चाहिए इको में। तीसरा फीवर, जितने भी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स थे जैसे रोमैटिक हार्ट डिजीज या प्रोस्थेटिक वैम्प। साथ में आपको दिखने चाहिए इम्यूनोलॉजिकल सिम्टम्स, इम्यूनोलॉजिकल, जो क्या क्या थे आपके? रॉट स्पॉट, जेनेवा लीजन, ऑस्नस नोड्स। ये होगा क्राइटेरिया, ड्यूक्स क्राइटेरिया, जो बेसिकली इन्वॉल्व होता है आपके डायग्नोसिस में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के। अब यहाँ पे हम एक बार और देखेंगे, मान लीजिए एक कंपैरिजन देखेंगे हम। कंपैरिजन किसके बीच में? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के बीच में और रोमैटिक हार्ट डिजीज केस में। क्योंकि आपको पता है दोनों में ही एंडोकार्डाइटिस होता है, दोनों में ही वैम्प्स का इन्फ्लेमेशन होता है, वैम्प डैमेज होते हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में वेजिटेशन होती है वो कैसी होती है? वो मेनली इन्फेक्शन की वजह से होती है, यानी वहाँ पे बैक्टीरिया इंसेंस प्रेजेंट होंगे। साथ में वो कैसी होंगी? वो फिब्राइल होंगी, फर्म नहीं होंगी, बड़ी होंगी। अगर फिब्राइल है तो इनके टूटने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, यानी एम्बोंगाई फॉर्मेशन इनमें ज़्यादा होगा, एम्बोनिज्म होगा, यानी ये दूसरे ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करेंगे। और बेसिकली ये वेजिटेशन प्रेजेंट कहाँ होती है? ये वेजिटेशन प्रेजेंट होती है अराउंड द कस्प, अराउंड द कस्प। वहीं हम कंपेयर करें रोमैटिक हार्ट डिजीज में तो वेजिटेशन कैसी थी? नॉन बैक्टीरियन थी, स्टेराइल थी, स्मॉग थी, एम्बोंगाई फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, यानी मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं थे। और साथ में ये वेजिटेशन हो कहाँ रही थी? अलोंग द लाइन ऑफ क्लोजर। मतलब अगर ये आपका वैम्प है तो यहाँ हो रही होगी, और अगर इस केस में देखें तो ये आपका वैम्प है तो अलोंग द रिंग यहाँ पे वेजिटेशन हो रही होगी। ये मेनली अंतर है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और रोमैटिक हार्ट डिजीज के पेशेंट्स के बीच में, वेजिटेशन के बीच में।